नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें देखने वाले हैं नागरिकता से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण जो विकल्प पे आधारित आपके प्रश्न होते हैं उनको। तो नागरिकता से जितने प्रश्न आते हैं उन सभी को लगभग इसके द्वारा कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि नागरिकता से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत कम ही प्रश्न आते हैं और यहाँ पे उन सारों को जो है आपका समाधान देखा जा सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताना है कि यहाँ की किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहला विकल्प है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 तक। दूसरा विकल्प है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तीसरा है भाग 4 अनुच्छेद 42 या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 15, यह क्या करता है, मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसका प्रावधान किया गया है इसमें, और वो पूरे के पूरे अनुच्छेद जो आते हैं वहाँ पे आपके वो 12 से 32 तक हैं। भाग 2 की बात करें अगर, तो ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता संबंधी प्रावधान कर रहा है। तो आपका विकल्प बी सही है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 4 की बात कर लेते हैं अगर, विकल्प जो तीसरा है आपका, तो इसमें अनुच्छेद 42 जो है भाग 4 है। यह भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व जिनको कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जिनको प्राथमिक माना जाता है, जिनको महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं जो अनुच्छेद हैं इनसे। जैसे नागरिकता का सामान्य अर्थ है व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है, अर्थात उसे बताया जाता है कि तुम नागरिक हो। इसमें कुछ विभिन्न शर्तें होती हैं। हमारे संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ही यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहाँ किया गया है। जो अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधान है, 5 में आपके संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के अधिकारों, नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना की चर्चा की जाती है, कैसे बना रहेगा, कब तक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक एक संक्षिप्त विवरण है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, अतः नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। यह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत डिटेल आपको दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसी के संदर्भ में धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं और बाद में विकल्प दिया है, उसके अनुसार आपको उत्तर चुनना है। तो कहा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्या यह सही है? आपको विकल्प के द्वारा बताना है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता में स्थायी उपबंध हैं। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि संसद को अधिकृत किया गया था। तो यहाँ आपको विकल्प के दिए गए हैं 4, उनमें से उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे विकल्प यहाँ से। तो आपका यहाँ पे हमें विकल्प बी के साथ जाना है, अर्थात केवल 2 सही है यहाँ पे, बाकी सारे गलत हैं।
ठीक है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल नहीं है और नागरिकता में स्थायी उपबंध नहीं है, इसमें बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, समय समय पे। और संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये विकल्प कह रहा है, जबकि है। तो ये आपका विकल्प सही हुआ। इस पे चर्चा कर चुके हैं हम पीछे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुछ तथ्य हैं, जैसे समय समय पर क्या करती है संसद, कानून बना के और उनमें संशोधन करती रहती है। जैसे संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, पहली बार बना 1955, इसको लागू किया। इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किस किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, कैसे उसे समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद 1986 में एक संशोधन किया गया, उसके बाद 1992 में एक संशोधन किया गया, उसके बाद 2003 में एक संशोधन किया गया, उसके बाद 2005 में एक संशोधन किया गया, और अभी अंतिम हाल फिलहाल का संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को लागू किया गया है। तो अब तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का वर्णन किया गया है। तो किस अधिनियम में अर्जन और समाप्ति का वर्णन किया गया है, आपको पास विकल्प एक है। विकल्प एक है नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो अर्जन और समाप्ति का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में ही कर दिया गया था कि कौन प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में। अब अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से वे कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इस पर हम उत्तर पे जाने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। ये आप अगर इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार दे लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये जान लेना जरूरी है आपके लिए कि इसमें कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि दो तरह के विदेशी और नागरिक होते हैं, तो विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, आपका इसमें विकल्प सी सही है, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि आपके अनुच्छेद 12, 13 और जो है 12, 13, 14 और उसके बाद आपका आ रहा है 17, 18, ये जो है विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 के बाद सभी प्राप्त हैं। तो अब इस संदर्भ में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, या कौन से केवल नागरिकों को विदेशियों को नहीं। तो एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। मतलब इतने आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता या उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कार्य है, किसी प्रकार का अवसर है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर होने चाहिए। 15 में उल्लिखित जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर, केवल उसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों की बात करता है, ठीक है। आपके अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29-30 में जो है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 30 में। तो ये तो हो गए जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अधिकार, जैसे मैं अभी पहले पीछे भी बता चुका, 14, 20, 21A जो शिक्षा का अधिकार है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात की गई है 14 में, ठीक है। तो ये क्या है कि विधि के समक्ष चाहे वो विदेशी हो या नागरिक, वह एक व्यक्ति के रूप में समान माना जाएगा। ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया जा रहा है, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। मतलब उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, उसको अपने वकील से बात करना, मुहैया कराना, अब जबरदस्ती अपने खिलाफ ही जो है मतलब कहा जाए कि अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव उस पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, अर्थात उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी भी प्रकार से उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये क्या कह रहा है, 21 ए की बात करें, शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है, अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद आपका आता है 22 में क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार पर निषेध की बात कर रहा है। मतलब किसी से ज़बरदस्ती किसी कार्य नहीं करवाया जा सकता, और उसके बाद मानव के दुर्व्यापार वगैरह, जो मानव तस्करी वगैरह होती है, उससे संबंधित है। उसके बाद आपका आता है 24 क्या है, जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। मतलब कोई फैक्ट्री कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को उसमें नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आ रहा है आपका 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता की बात। तो जितना किसी नागरिक को प्राप्त है धर्म और धर्म की स्वतंत्रता मानने पालन करने से, उतना ही अधिकार एक विदेशी को भी प्राप्त है। तो ये आपके हो गए। अगला प्रश्न, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं। तो कौन से वर्ग होते हैं कानूनी दर्जे के आधार पर। देखिए, एक तो हो गया नागरिक हो गए, और एक होता है शत्रु, एक होता है मित्र, एक होता है शरणार्थी। तो इनमें से किसको प्राप्त है, क्या ये बताने की यहाँ आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही है, ऑप्शन ए। इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति, शरणार्थी, क्या कहते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, ये देख लेते हैं। तो नागरिक किसे कहा जाता है, सिटीजन किसे कहा जाता है, किसी देश के पूर्ण सदस्य कोई हो, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाला हो। ये हमारे यहाँ के संदर्भ में कहें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब भारत का पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करता हो और उसे मिले हों, तो क्या कहा जाएगा, वो नागरिक कहा जाएगा। अन्य देशी व्यक्ति क्या कहे जाएंगे, एलियन या फॉरेनर। इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। भारत के संदर्भ में इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन 19 के तहत वाक स्वातंत्र का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय हो सकते हैं। अगला है राज्य विहीन स्टेटलेस पर्सन कौन होता है। इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आता है शरणार्थी रिफ्यूजी। अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान से व्यक्ति हैं, बहुत सारे अफगानिस्तान से हैं, बहुत सारे बांग्लादेश से हैं, ये सारे लोग आके भारत में रह रहे हैं। हालांकि इन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त अभी नहीं था, कुछ को दे दिया गया है। और 2000 जो है ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, उसमें संशोधन किया गया था कि कुछ लोगों को, रिफ्यूजियों को दिया जाएगा, उसमें कैटेगरी बांटा गया था, ठीक है। बाकी जो है हिंदू विशेष को, उसमें हिंदू, सिख और जो है जैन को। तो ये आपका हो गया प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो कितने का उल्लेख किया गया, 5 का। एक कथन 1 कह रहा है, उसके बाद कथन 2 कह रहा है, कथन 2 में है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात की गई है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, यहाँ बात करते हैं। तो यह कह रहा है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई सही नहीं है। तो अर्जन की बात कर लेते हैं, कितने पे कर रहा है 1955। तो देखते हैं 5 शर्तों के आधार पर
किया जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये सही है, 5 आधारों पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। यहाँ ये प्रश्न जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ ये प्रश्न के ऑप्शन में गलती है कुछ। हालांकि ये जान लीजिए आप कि 5 शर्तों के आधार पर, अच्छा हाँ यहाँ देखिए सही है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि असत्य, देखिए यही होता है गड़बड़ी, थोड़ा सा यहाँ अवेयर रहना चाहिए। यहाँ असत्य कथन की बात की जा रही है, तो असत्य कोई नहीं है, यानी कि दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही 5 शर्तों पे की जाती है और नागरिकता समाप्ति का 3 आधार बताया गया है। तो पहले अर्जन की बात कर लेते हैं। अर्जन जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा वंशानुगत, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों, ठीक, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वह भारत वंशानुगत पे उसे मिल जाएगी नागरिकता। पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन देखते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब आता है देशीकरण के द्वारा। ठीक है, तो देशीकरण के द्वारा कैसे होगा? संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करने पर भारतीय नागरिक वो हो जाएगा। उसे 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, अच्छा चरित्र वाला हो, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसे जो है नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो, तो ऊपर की शर्तों को पूर्ण किए बगैर, अर्थात निश्चित अवधि तक न रहा हो और किसी भारतीय अनुसूची 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषा का अच्छा ज्ञान न हो, तो भी उसे नागरिकता दी जा सकती है। हालांकि उसे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पे एक ऐसा भी प्रश्न है, इसमें क्या होगा कि अगर भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे। जैसे अभी भारत द्वारा बांग्लादेश के डिस्प्यूटेड जो लैंड था, कुछ एरिया था, उसमें 11 ऐसे क्षेत्र थे जिनका भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया। अब ऐसी परिस्थिति में उन बांग्लादेश वासियों को भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं पक्ष हिस्सा, नागरिकता की समाप्ति कैसी है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसमें क्या होगा कि नागरिकता का परित्याग अगर कोई कर दे, स्वेच्छा से अगर वह व्यक्ति घोषणा कर दे, तो वो जो है नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर वो स्वतः कर दे कि हम नागरिकता नहीं चाहते, हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घोषणा सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, तभी भारत सरकार स्वीकार करेगी। अगर युद्ध आदि स्थिति में ऐसा हो रहा है तो भारत सरकार द्वारा ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है। बर्खास्तगी, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है। उसके अलावा वंचित किए जाने पर, तो अब इसमें क्या है कि ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण, पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक बने हैं, केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा उन्हें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एक तथ्य यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार जिनको जन्म से नागरिकता प्राप्त है, ये इसमें बताया गया, केवल देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा जिनकी नागरिकता है उन्हीं की नागरिकता छीनी जा सकती है। जन्म से या वंशानुगत जिन्हें मिली है उनकी, या क्षेत्र सम्मिलित होने पर उनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती भारत सरकार के द्वारा। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ यह है। अब इसमें क्या है, एक और चीज़ जान लेना जरूरी है कि 7 वर्षों से भारत के बाहर रहने से तात्पर्य है इस दौरान वह न तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो, न ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सेवा हो जिसमें भारत का सदस्य रहा हो, तो उसे वंचित किया जा सकता है। ये भी एक वहाँ उसमें जोड़ा गया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया है? किन कार्ड धारकों का विलय किया गया है इसमें 2015 के अधिनियम के द्वारा? तो यहाँ आप देखिए, आपका दिया गया है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है,
पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों का विलय किया गया। तो पीआईओ कौन होते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ होते हैं। इसका अर्थ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होता है? वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाएंगे। जैसे अभी देखिए बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, सुंदर पिचई जैसे हो गए फेमस, या फिर कभी कहा जाता है भारतीय सुनीता विलियम्स हुई, भारतीय मूल के कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, चुनाव लड़ गया, विदेशों में है, बहुत नाम कर रहे थे, हाँ अखबारों में लिखा हुआ आता है कि फलाने भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि वो कभी रहे थे भारतीय नागरिक या उनके पूर्वज रहे थे लेकिन वो वर्तमान में नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं वे भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। कौन कौन? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के। अब दूसरा आता है ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, भारत एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश यानी कि किसी अन्य देश को भी शामिल किया जा सकता है बांग्लादेश या पाकिस्तान के अलावा, का नागरिक नहीं है। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है यानी कि कभी रहा भी नहीं है, निम्नलिखित में कोई शर्त पूरी करता हो, कुछ शर्तें हैं उनको पूरी करता है, वह भारत के समुद्र पारीय नागरिक श्रेणी यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का यानी 18 वर्ष होने पर वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु अगर कुछ शर्तें पूरा करता है तो वह ओवरसीज इंडियन ओसीआई कहा जाएगा। अब ये शर्तें क्या क्या हैं वो सुन लीजिए। संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो अगर, तो वह ओसीआई हो सकता है। संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, किसी क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, यदि उपरोक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी या पोता या पोती या नातिन या नातिन हो तो वो ओसीआई हो सकता है। तो यह एक हमने सामान्य सा विवरण दे दिया आपको जो पीआईओ या ओसीआई कहे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है जैसे एनआरआई, बहुत सुना होगा आपने फिल्मों में कि एनआरआई। तो एनआरआई क्या होता है? ये अनिवासी भारतीय होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। ये भारत के नागरिक होते हैं एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी और व्यवसाय के लिए भारत के बाहर रहते हैं, तो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 5 आधारों पर अर्जित की जाती है। जन्म के द्वारा हो सकता है, देशीकरण के द्वारा, भूमि विभाग के सम्मिलन के द्वारा, और ये अंतिम है आपका भारतीय धन बैंक में धन जमा करने से। ऐसे भारतीय नागरिक कोई नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं किया गया भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लागू है? तो ऑप्शन डी आपका सही, यूएसए में। यहाँ क्या है कि कोई अगर किसी प्रांत का, कोई से स्टेट का अगर वो नागरिक है तो उसका भी है और साथ साथ यूएसए का, दोनों की अलग अलग नागरिकता, फेडरल जो है सिटीजनशिप भी उसको लेनी पड़ती है, तो दोनों जगह का वो नागरिक होता है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का एक थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। इसमें क्या है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इससे पहले वो अफ्रीका में रह रहे थे और वहाँ पे भी बहुत सारे उन्होंने जो है आंदोलन वगैरह किए थे, बहुत सारे लोगों के हक की लड़ाई लड़े थे। वहाँ वकालत करने मेनली वो गए थे, लेकिन काफ़ी समय वहाँ बिता के वापस लौटे। तो 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, इसीलिए इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। और अभी तक मतलब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कितने प्रवासी दिवस मनाए जा चुके हैं।
तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है नागरिकता से संबंधित। अब अगली वीडियो हमारी आएगी और काफ़ी लंबी रहने वाली है, चूँकि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड होगा वो, तो उस पर प्रश्न बनते भी हैं और उसमें डिटेल भी ज़्यादा रहता, हो सकता है वो 2 से 3 पार्ट में हो जाए। तो उस वीडियो को हम देखेंगे नेक्स्ट। मिलते हैं, धन्यवाद।